18 जून से 20 जून तक चलने वाले इन शिविरों में दिल्ली के विभिन्न इलाकों में प्रशासन और अलग अलग विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। इन शिविरों के जरिए लोगों की बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण, प्रमाण पत्र, पेंशन और अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। बीजेपी के सेवा पखवाड़े के तहत आयोजित किए जा रहे इन कार्यक्रमों में पौधारोपण अभियान, स्वच्छता अभियान और जनसंपर्क कार्यक्रम भी शामिल हैं। इन अभियानों के माध्यम से केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी भी जनता तक पहुंचाई जा रही है। सरकार का दावा है कि इन जन कल्याण शिविरों से लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत कम होगी और एक ही स्थान पर कई विभागों की सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। कुशीनगर जिले के चौराखास थाना क्षेत्र के बड़हरा चौराहे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आरोप है कि वाहन चेकिंग के दौरान एक दीवान और 2 होमगार्ड बिजली विभाग के संविदा कर्मी के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के अनुसार बिजली विभाग के संविदा कर्मी देर रात एक क्षेत्र में विद्युत फॉल्ट ठीक करने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान बड़हरा चौराहे पर वाहन चेकिंग के नाम पर उन्हें रोका गया। आरोप है कि चेकिंग के दौरान दीवान बृजकिशोर सिंह सहित 2 होमगार्ड ने कर्मी के साथ गाली गलौज किया। वायरल वीडियो में ये भी दावा किया जा रहा है कि संबंधित दीवान कैमरे पर खबर चलवाने और जो बिगाड़ना है बिगाड़ लेना जैसी चुनौती देते हुए सुनाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद मामले को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। हालांकि वायरल वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। नंदनगरी स्थित जिला पार्क में आयोजित इस नुक्कड़ नाटक का उद्देश्य खासकर युवाओं को नशे की लत से दूर रहने के लिए जागरूक करना था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, युवा और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। कलाकारों ने अपनी प्रभावशाली प्रस्तुति के माध्यम से समाज को नशे के खिलाफ एक मजबूत संदेश देने का प्रयास किया। नाटक के जरिए दिखाया गया कि किस तरह नशे की लत एक व्यक्ति के स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवार और पूरे भविष्य को बर्बाद कर देती है। साथ ही ये संदेश भी दिया गया कि नशे की समस्या से लड़ना केवल किसी एक व्यक्ति या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है। उत्तर पूर्वी दिल्ली पुलिस का कहना है कि नशा मुक्त भारत पखवाड़ा के तहत आगे भी ऐसे जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि युवाओं को नशे से दूर रखकर एक स्वस्थ और सुरक्षित समाज का निर्माण किया जा सके। पुलिस का मानना है कि नशे के खिलाफ लड़ाई सिर्फ कानून के सहारे नहीं जीती जा सकती, बल्कि इसके लिए समाज के हर वर्ग की भागीदारी और जागरूकता सबसे ज्यादा जरूरी है। उत्तर कश्मीर के पटन स्थित जोरावर हॉल में आयोजित शाम में शफकत सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र और भारतीय सेना के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। इस मौके पर पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मणिपुर और उड़ीसा से आए प्रसिद्ध लोक कलाकारों ने अपनी रंगारंग प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम के दौरान लोक नृत्य, पारंपरिक संगीत और विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को जीवंत किया गया। कलाकारों की मनमोहक प्रस्तुतियों ने न सिर्फ दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया, बल्कि देश की विविधता में एकता का संदेश भी दिया। ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि इस सांस्कृतिक महोत्सव का उद्देश्य भारत की लोक कला और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना और बढ़ावा देने के साथ साथ उत्तर कश्मीर के युवाओं को देश की विभिन्न संस्कृतियों से जोड़ना है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया और कलाकारों की प्रस्तुतियों की सराहना की। आगामी अमरनाथ यात्रा को लेकर जिला सांबा में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से सख्त कर दी गई है। यात्रा शुरू होने में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, जिसके मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं और बॉर्डर से लेकर प्रमुख मार्गों तक सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जिला सांबा के बॉर्डर रूट पर सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति और वाहन की गहन जाँच की जा रही है। सुरक्षा कर्मी वाहनों की सघन तलाशी लेने के बाद ही उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति दे रहे हैं। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त नाके स्थापित किए गए हैं और 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा लगातार मॉक ड्रिल, सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते निष्क्रिय किया जा सके। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी री एग्जाम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में शिक्षा मंत्रालय, राज्य सरकारों, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी,
और उच्च शिक्षण संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक के दौरान मंत्री ने परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया। परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था, समन्वय, लॉजिस्टिक्स, शिकायत निवारण और दिशा निर्देशों के पालन पर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि परीक्षा का आयोजन पूरी ईमानदारी, सुरक्षा और दक्षता के साथ किया जाना चाहिए। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी संबंधित एजेंसियों के साथ लगातार संपर्क और बेहतर तालमेल बनाए रखने के निर्देश दिए गए। बैठक हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई, जिसमें देश भर से 222 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। आगामी अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी नलिन प्रभात ने बुधवार को 45 माउंटेन रेस्क्यू टीमों को रवाना किया। ये टीमें अमरनाथ गुफा के दोनों प्रमुख मार्गों पर श्रद्धालुओं की सहायता और आपदा प्रबंधन के लिए तैनात रहेंगी। इन 45 टीमों में जम्मू कश्मीर पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सीआरपीएफ और एसएसबी, साथ ही साथ बीएसएफ के जवान शामिल हैं। इन्हें अमरनाथ यात्रा के दोनों मार्गों पर 21 अलग अलग स्थानों पर तैनात किया जाएगा। एसडीआरएफ के निदेशक इम्तियाज हुसैन मीर ने कहा कि हर वर्ष की तरह इस बार भी बचाव दल श्रद्धालुओं की सहायता के लिए मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि टीमें यात्रियों को हर संभव मदद और सुविधा उपलब्ध कराएंगी। गौरतलब है कि अमरनाथ यात्रा के दौरान ऊंचाई वाले इलाकों, खराब मौसम और भूस्खलन जैसी चुनौतियों को देखते हुए विशेष रूप से प्रशिक्षित माउंटेन रेस्क्यू टीमों की तैनाती की जाती है, ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। मध्य दिल्ली के पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के कई इलाकों में भीषण जल संकट व्याप्त है, जिससे तापमान बढ़ने के साथ साथ निवासी प्यास से व्याकुल और हताश हो गए हैं। बलजीत नगर, नेहरू नगर, गुलशन चौक, होली चौक और पंजाबी बस्ती सहित कई इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, जहां पानी की पाइपलाइन बिछाने के बावजूद घरों में पाइप से पानी की आपूर्ति पूरी तरीके से बंद है। इन इलाकों में वर्षों से बसे हजारों निवासियों के लिए बुनियादी जलपान के लिए दैनिक संघर्ष एक कठिन परीक्षा बन गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें पानी की कुछ बाल्टियां पाने के लिए घंटों लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता है। पानी के टैंकरों का आगमन, जो अक्सर सप्ताह में केवल एक बार होता है, अक्सर अराजकता का कारण बनता है, जिससे निवासियों को वाहनों के पीछे दौड़ना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप अक्सर पानी के अपने हिस्सों को लेकर हाथापाई और मारपीट हो जाती है। प्रशासन की अपर्याप्त प्रतिक्रिया से स्थानीय निवासी बेहद निराश हैं। कई लोगों को अपने बड़े संयुक्त परिवार का भरण पोषण करना पड़ता है। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में दिल्ली सरकार की ओर से जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। सेवा, सुविधा और समाधान थीम पर आधारित ये शिविर 18 से 20 जून तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ पात्र लोगों को लाभ भी उपलब्ध कराया जाएगा। दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित जन कल्याण शिविरों का उद्देश्य आम नागरिकों तक सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे पहुंचाना है। शिविरों में राशन कार्ड, ई श्रम कार्ड, आयुष्मान भारत योजना, जनधन खाता, वोटर आईडी कार्ड और विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, पीएम स्वनिधि योजना, आयुष्मान पंजीकरण, हेल्थ आईडी कार्ड, दिव्यांगजन सहायता, एलकीडो से जुड़ी सुविधाएं और विभिन्न प्रमाण पत्रों के लिए सहायता दी जाएंगी। शिविर में नागरिकों को सरकारी योजना के आवेदन और उनसे जुड़ी समस्याओं के समाधान की सुविधा भी मिलेगी। दिल्ली के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय शिशु तस्करी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले की जांच उस समय शुरू हुई जब सूचना मिली कि एक महिला एक नवजात शिशु के साथ देखी गई थी, जो बाद में गायब हो गया। मुखबिर ने बताया कि करीब 20 दिन बाद वही महिला एक अन्य नवजात के साथ फिर दिखाई दी, जिससे शिशु तस्करी के एक बड़े नेटवर्क की आशंका पैदा हुई। सूचना के आधार पर पुलिस टीमों ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली और जांच आगे बढ़ाते हुए संदिग्ध महिला की पहचान ज्योति उर्फ कमलेश के रूप में की। इसके बाद पुलिस ने जाल बिछाया, जिसमें एक पुलिसकर्मी ने नवजात खरीदने के इच्छुक ग्राहक बनकर महिला से संपर्क किया। आगे की जांच में पुलिस की टीम बैगमपुर पहुंची, जहां उन्हें डॉक्टर विवेकी की भूमिका का पता चला, जो हीरा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल चलाता है। पुलिस का आरोप है कि इस अस्पताल का इस्तेमाल नवजात शिशुओं की तस्करी के केंद्र के रूप में किया जाता था, जहां संतान न होने वाली दंपतियों के साथ सौदे किए जाते थे। अधिकारियों के अनुसार गिरोह लड़कियों को करीब 1 लाख रुपए और लड़कों को लगभग 2 लाख रुपए में बेचता था।
दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा ने एनडीएमसी कम्युनिटी सेंटर में जन कल्याण शिविर का उद्घाटन किया। ये अभियान केंद्र में मोदी सरकार के 12 वर्ष और दिल्ली सरकार के कार्यकाल के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। अवसर पर प्रवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों में जन कल्याण शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों के माध्यम से केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न जनहितकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा रही है। साथ ही पात्र नागरिकों को पंजीकरण, कार्ड बनवाने और आवश्यक दस्तावेज से जुड़ी प्रक्रियाओं में भी सहायता की जा रही है। उन्होंने बताया कि लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट और उप मंडल मजिस्ट्रेट सहित अन्य अधिकारी शिविरों में मौजूद है। शिविरों के दौरान नागरिकों को अग्नि सुरक्षा और आपदा प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण उपायों की जानकारी भी दी जा रही है, ताकि लोग सुरक्षा के प्रति जागरूक हो सकें। इसके अलावा भाजपा कार्यकर्ता घर घर जाकर केंद्र और दिल्ली सरकार की उपलब्धियों तथा विभिन्न योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में पार्किंग को लेकर हुआ एक छोटा सा विवाद कुछ ही मिनटों में हिंसक झड़प में बदल गया। केवल पार्क क्षेत्र में हुई इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। झड़प में 30 वर्षीय विक्की गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके सिर पर गहरी चोट आई। परिजनों का आरोप है कि विवाद के दौरान एक कुरियर डिलीवरी करने वाले शख्स ने अपने कुछ साथियों को मौके पर बुलाया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी बढ़ी और हालात इतने बिगड़ गए कि ईंट पत्थर चलने लगे। हमले में विक्की बुरी तरह से घायल हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। घायल युवक को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसकी नाजुक हालात को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। फिलहाल विक्की आईसीयू में है और डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है। अस्पताल में मौजूद परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही आदर्श नगर थाना पुलिस और क्राइम टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। एक मामूली पार्किंग विवाद का इस तरह खूनी संघर्ष में बदल जाना इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। दिल्ली और एनसीआर के लोगों के लिए मौसम के मोर्चों पर एक राहत भरी खबर है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार इस पूरे हफ्ते रविवार तक दिल्ली वासियों को भीषण गर्मी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आसमान में बादलों की आवाजाही लगी रहेगी और तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी का दौर जारी रहने की उम्मीद है। बुधवार को दिन भर तेज धूप खिली रहने के कारण अधिकतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस का उछाल आया और ये सफदरजंग विदेशालय में 38.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि राहत की बात यह है कि यह तापमान अभी भी समान 0.7 डिग्री से कम है। वहीं न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3.7 डिग्री नीचे है। मौसम विभाग का कहना है कि गुरुवार को भी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने और कहीं कहीं हल्की बारिश होने के आसार हैं। ऐसा ही खुशनुमा मौसम रविवार तक बना रह सकता है। इसके अलावा दिल्ली की हवा भी फिलहाल सांस लेने योग्य है। बीते दिनों दयालपुर थाना क्षेत्र में व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक का नाम राशिद था। हत्या अनवर ठाकुर और नसीम गिरोह के बीच पुरानी गैंग प्रतिद्वंद्विता के कारण हुई थी। दिल्ली अपराध शाखा पुलिस ने इस मामले में 2 वंचित अपराधियों की पहचान की और उनका पता लगाया। इन अपराधियों के नाम आतिफ और इस्माइल हैं। ये दोनों उत्तर पूर्वी दिल्ली के निवासी थे। वे अनवर ठाकुर गिरोह से जुड़े हुए थे। पुलिस ने उन्हें राशिद की हत्या के मामले में शामिल पाया। पुलिस ने इस गिरफ्तारी को गैंगवार पर लगाम लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। एक पुलिस टीम ने उस्मानपुर के वजीराबाद सड़क पर जाल बिछाया। रात करीब 11:05 बजे संदिग्धों को मोटरसाइकिल पर जाते हुए रोका गया। आरोपियों ने पुलिस पर गोली चला दी। पुलिस बल ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। इसके बाद दोनों आरोपियों को काबू कर गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तत्काल शुरू कर दी गई है। दिल्ली पुलिस केंद्रीय जिला इस पूरे मामले की गहन जांच कर रहा है। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों और उनके ठिकानों की तलाश में जुटी हुई है। दिल्ली पुलिस ने अपने कर्मियों के निर्धारित कार्यकाल पूरा करने पर बड़े स्तर का तबादला का आदेश दिया है। नए ट्रांसफर पोस्टिंग नीति के तहत कुल 4,879 पुलिसकर्मियों को एक जिला या यूनिटों से हटाकर दूसरे जिले और यूनिटों में भेज दिया गया है। जिन कर्मियों के तबादले किए गए हैं उनमें से 3,133 सिपाही और 1,756 हवलदार शामिल हैं।
ये तबादला आदेश विशेष सॉफ्टवेयर के माध्यम से जारी किए गए हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया जा सके। जानकारी के मुताबिक ये कदम हाल ही में लागू किए गए स्टैंडिंग ऑर्डर के तहत उठाया गया है। इसके अनुसार जिन कर्मियों का मौजूदा यूनिट में निर्धारित कार्यकाल पूरा हो चुका था, उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। ट्रांसफर प्रक्रिया में फ्रंटलाइन यूनिट्स और सपोर्ट यूनिट के बीच संतुलन बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया गया है। आदेश के अनुसार फ्रंटलाइन यूनिट्स में तैनात रहे पुलिसकर्मियों को सपोर्ट यूनिट्स यानी स्पेशल ब्रांच, सुरक्षा, पीसीआर, बटालियन, विजिलेंस आदि में भेजा गया है। बिहार में शराबबंदी को धता बताने के लिए तस्कर आए दिन नए नए हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर उत्पाद विभाग की सतर्कता ने एक ऐसी अनोखे गैंग का खुलासा किया है। हरियाणा से शराब की खेप लेकर चली 2 नई नवेली जोड़ियां का सफर मुजफ्फरपुर जेल में जाकर खत्म हुआ। जानकारी के अनुसार मामला हरियाणा के रोहतक जिले का है। वहां के रहने वाले 2 दंपति सोनू अजीत और राखी दीपक शादी के कुछ समय बाद ही अपराध की दुनिया में उतर गए। ये लोग हरियाणा में से लग्जरी कार में भारी मात्रा में विदेशी शराब लादकर बिहार के छपरा होते हुए मुजफ्फरपुर के रास्ते तस्करी कर रहे थे। तस्करों ने सोचा कि लग्जरी कार में नई नवेली दुल्हन के साथ सफर करने पर पुलिस उन्हें शक नहीं करेगी। जैसे ही आरोपियों की लग्जरी गाड़ी छपरा बॉर्डर पार कर मुजफ्फरपुर के रेवापुर के पास पहुंची, उत्पाद विभाग की टीम ने घेराबंदी कर उन्हें घर दबोच लिया। मुजफ्फरनगर में पानीपत खाटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुधवार को देर शाम एक युवक को गोली मार दिए जाने से सनसनी फैल गई। गंभीर रूप से घायल को 3 युवक जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी नाजुक हालात में देखते हुए हार्ट सेंटर रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी। घायल की पहचान करीब 20 से 22 वर्षीय ओम पुंडीर पुत्र प्रवीण निवासी कछौली के रूप में हुई है। शुरुआती जांच के अनुसार युवक को दीदाहेड़ी गांव के पास गोली मारी गई। बताया जा रहा है कि 32 बोर के हथियार से फायर किया गया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही नगर कोतवाली प्रभारी ब्रिजेश शर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद सहायक पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी नगर सिद्धार्थ के मिश्रा ने भी घटनास्थल पर निरीक्षण किया। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। साथ ही घायलों के परिजनों, परिचितों और अन्य लोगों से पूछताछ कर घटना की वजह और हमलावरों का तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। हंसी में चतौना जल आंदोलन के 33वें दिन में समाधान नहीं निकल सका। बुधवार को हरियाणा सरकार के मंत्री रणवीर गांगवा और धरना कमेटी के प्रतिनिधियों के बीच करीब 1 घंटे तक चली बैठक बेनतीजा रही। वार्ता में सरकार की ओर से प्रस्ताव रखा गया, लेकिन ग्रामीणों ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। धरना कमेटी और ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें केवल बाखड़ा नहर से आ रही 36 इंच की पाइपलाइन में टी कनेक्शन चाहिए। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि वे किसी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेंगे और अपनी मांग से पीछे भी नहीं हटेंगे। बैठक के बाद धरना स्थल पर ग्रामीणों ने सरकार पर बार बार गुमराह करने का आरोप लगाया। आंदोलनकारियों का कहना है कि पिछले कई दिनों से आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा। धरने के दौरान आमरण अनशन भी जारी रहा। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। इसी कड़ी में धरना कमेटी ने गुरुवार को जिला सचिवालय तक ट्रैक्टर मार्च निकालने का भी ऐलान किया है। गौतम बुद्ध नगर की सड़कों पर प्रदूषण मुक्त हाइड्रोजन बसें दौड़ना शुरू हो गई हैं। ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सप्रेस पेपर हाइड्रोजन बसें अब चलनी शुरू हो गई हैं। ये बसें फिलहाल ग्रेटर नोएडा से नोएडा के रूट पर चलना शुरू हो चुकी हैं। ये बस एनटीपीसी से एक बार हाइड्रोजन फिल करके तकरीबन 800 किलोमीटर का सफर तय करती हैं। इन बसों में 4 हाइड्रोजन फ्यूल सेल और गैस सिलेंडर लगे हैं। इन बसों के चलने से पॉल्यूशन में भी भारी गिरावट आएगी। ये बसें पॉल्यूशन मुक्त होंगी। एनटीपीसी हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट के तहत 5 बसें चलनी हैं। अभी फिलहाल 2 बसों को चलाया गया है। अगर इसके किराए की बात करें तो इसका किराया ग्रेटर नोएडा से नोएडा तक का 30 रुपये है। ये पूरी बस एयर कंडीशन है। इन बसों में सिक्योरिटी के भी पूरे इंतजाम किए गए हैं।
अमरनाथ यात्रा के शुभारंभ से पहले सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी तैयारियां और तेज कर दी हैं। जम्मू स्थित यात्री निवास भवन, जो अमरनाथ यात्रियों के लिए एक प्रमुख बेस कैंप है, इसके आसपास सुरक्षा बलों ने व्यापक तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान पूरे क्षेत्र को पूरी तरह सुरक्षित करने के लिए स्निफर डॉग्स, ड्रोन और मेटल डिटेक्टर की मदद से गहन जांच की गई। सुरक्षा कर्मियों ने कैंप और आसपास के इलाकों की बारीकी से तलाशी ली ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते खत्म किया जा सके। अधिकारियों के मुताबिक अमरनाथ यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है और सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पर रखकर गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। जम्मू के निक्की तवी क्षेत्र में भारतीय सेना, एनडीआरएफ तथा स्थानीय प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से बाढ़ एवं आपदा प्रबंधन को लेकर जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय निवासियों को उदरती आपदाओं के दौरान सुरक्षा उपायों और राहत कार्यों की जानकारी देना था। इस दौरान अधिकारियों ने लोगों को बाढ़ की स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर जाने, आपातकालीन सहायता प्राप्त करने तथा बचाव दलों के साथ समन्वय बनाए रखने के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही आपदा के समय अपनाई जाने वाली सावधानियों का भी प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता गरा सिंह, पूर्व सरपंच बलवीर सिंह तथा पूर्व कप्तान हरि सिंह सहित क्षेत्र के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने लोगों से प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने और आपदा के समय घबराने के बजाय सतर्क रहने की अपील की।